प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपका लेसन 3 स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। और लेसन 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे? ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 चर गिवन होंगे। तो सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि जो चर होते हैं वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो रैखिक समीकरण होते हैं वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे जोड़े की बात करने वाले हैं। यानी कि हमारे पास जो समीकरण युग्म होगा यहाँ पे, वो हमारे पास यहाँ पे 2 समीकरण होंगे, ठीक है। तो 2 चरों की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो हमारे जो चर होते हैं वो क्या होते हैं, वो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से अभी बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो चर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं। यानी कि चर का मतलब हम यहाँ पे किससे कर रहे हैं, यानी कि हमारे होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स हमारे चर होते हैं। तो चर हमारे कौन कौन से होते हैं? तो चर की हम बात करें तो हमारी जो बुक है यहाँ पे मैथमेटिक्स की, इसमें हम चर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एस, टी, डॉट डॉट डॉट। यानी कि इस टाइप के नोटेशन हम यहाँ पर लेते हैं। वहाँ पे हम एक्स भी नोटेशन ले सकते हैं चर के लिए, यानी कि वेरिएबल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चर, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। वेरिएबल मीन्स वेरी करती रहती है, वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है। हर क्वेश्चन में अलग होगी, हर चैप्टर में अलग होगी, ठीक है। तो जो हमारे चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि उसे हम एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई से भी कर सकते हैं, जेड से भी कर सकते हैं। और इसी के साथ पी, क्यू, आर, एस, टी, ये सारे हमारे नोटेशन होते हैं यहाँ पे चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी के साथ हम यहाँ पर बात करते हैं अचर। अचर क्या होता है? अचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी कि वैल्यू नहीं बदलती है। जैसे कि हम बात करें 5 जो हमेशा 5 ही रहता है, चाहे आप पहले चैप्टर में पढ़ें, चाहे 10वें चैप्टर में पढ़ें, चाहे पहली बुक में पढ़ें, चाहे 5वीं बुक में पढ़ें, ठीक है। तो 5 हमेशा 5 ही रहता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं -4, ये भी हमारा एक अचर होता है, फिक्स रहेगा हमेशा। हम लिखेंगे 0.6, ये भी हमारा अचर है, ठीक है। यानी कि इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। इस टाइप से हम बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे अचर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको चर क्या क्या होते हैं हम यहाँ पे नोटेशन लेने वाले हैं आपके जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं बुक में। और अचर हमारे क्या होते हैं वो आई थिंक आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हमने युग्म आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। युग्म का मतलब है जोड़े की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पेयर की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 इक्वेशन होंगी हमारे पास यहाँ पे। और ये जो रैखिक है, रैखिक यानी कि लीनियर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो घात होती है, यानी कि जो हमारे ये चर हैं एक्स, वाई, जेड, जो भी हम यहाँ पे लेंगे, उनकी जो घात होगी वो यहाँ पर 1 होगी। जब घात हमारी चर की 1 होती है, मैक्सिमम घात 1 होती है, तो उसे हम बोलते हैं रैखिक यानी कि लीनियर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक आई थिंक आप बात समझ पा रहे हो बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर उनके हम सॉल्यूशन की यहाँ पे बात करेंगे, कैसे हम उनका यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं और कैसे हम उनके सॉल्यूशन को यानी कि बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में किस फॉर्म का होता है। तो पेयर ऑफ इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने ये जो x और y तो हमारे वेरिएबल्स हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था, यानी कि चर हैं, ठीक है। तो x और y जो आपको दिख रहे हैं दोनों समीकरणों में, ये पहली समीकरण है, दूसरी समीकरण है, तो x y तो हमारे चर हैं। बाकी जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारे क्या हैं यहाँ पे, ये हमारे अचर हैं, ठीक है। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होते हैं हमारे, ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हमने जो पहली वीडियोज़ अभी डिस्कस की हैं अपने यहाँ पे चैनल पे, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, कैसे हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास 2 रैखिक समीकरण हैं यहाँ पे, यानी कि लीनियर इक्वेशंस हैं। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे 2 समीकरण हमने ले लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी एक्सरसाइज है 3.1 उसे हम डिस्कस करते हैं। उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 1 बाय 1 हम आपको यहाँ पे सोल्व कराएंगे और कुछ का हम यहाँ पे हिंट आपको दे देंगे जिससे कि आप खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको आई थिंक आपको यहाँ तक का पूरा जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। तो 3.1 एक्सरसाइज को देखते हैं अभी।
कि उसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप यहाँ पे 3.1 एक्सरसाइज को कर रहे हो तो आई थिंक बुक आप सभी बच्चों के पास होगी। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे मैं केवल आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊंगा जो भी होगा। 3.1 एक्सरसाइज है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 1 यहाँ पे। तो क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बताऊंगा यहाँ पे, और उसका जो सॉल्यूशन है वो आप समझ सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 यहाँ पे हमें गिवन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में हमें व्यक्त करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो हमें आफताब की आयु दे रखी है और एक दे रखी है उसकी पुत्री की आयु। तो हम क्या से लिखते हैं यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो हमने आफताब की वर्तमान आयु यहाँ पे x वर्ष ले ली। इसी तरीके से हमने पुत्री की बात की है, पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो हमने ले ली यहाँ पे y वर्ष। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कहा गया वो क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व, जब हम पूर्व की बात करते हैं, जैसे सपोज करो अभी आज के टाइम में वर्तमान में किसी बच्चे की उम्र 10 साल है, तो जब पूर्व की बात करते हैं उसने कहा 7 वर्ष पूर्व, तो 7 साल पहले कितनी होगी उसकी उम्र। यदि आज के टाइम में 10 साल उम्र है तो 7 साल पहले कैसे आएगी, यानी कि 10 में से हम 7 को घटा देंगे तो हमारे पास 3 वर्ष आ जाएगी। इसका मतलब 7 साल पहले जो बच्चे की उम्र थी, किसी की भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 7 साल पहले जो उसकी उम्र थी वो 10 में से घटा के हमारे पास 3 साल आ जाएगी। यानी कि कैसे पता चला, यदि वर्तमान वायु x वर्ष है तो 7 साल पहले कितनी होगी, x में 7 को घटा देंगे यहाँ पे, यानी कि x माइनस 7, यानी कि x माइनस 7, और ये y यानी कि जो पुत्री की आयु है वो भी 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, इसमें से भी हम 7 को घटा देंगे। और उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 7 साल पहले जो आफताब की आयु है वो 7 गुनी थी पुत्री की आयु की, तो यहाँ पे 7 गुनी का मतलब 7 से गुना कर देंगे। एक बार और समझ लीजिए, जब हम पहले की बात करते हैं तो जो गिवन होता है, जितने भी साल हमें दे रखे होते हैं उन्हें हम घटा देते हैं, और जब बाद की बात करते हैं तो उसमें हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे पहले की बात कर रहा है 7 साल पहले की, तो x में से 7 घटाएंगे, y में से भी 7 घटाएंगे। उसने कहा है कि आफताब की आयु 7 साल पहले कितनी थी, वो 7 गुनी थी पुत्री की आयु की, यानी कि पुत्री की आयु 7 साल पहले कितनी है, y माइनस 7। ठीक है, तो उसमें 7 की गुना कर देंगे तो 7 साल पहले आफताब की आयु का हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस के 49। दिस इम्प्लाइज ये कितना आ जाएगा, x माइनस के 7y को उठा के इधर ले आइए और 49 को भी इधर ले आइए हमारे पास, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस के 42 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 1। तो आई थिंक बच्चों जो पहली इक्वेशन हमने बनाई है x माइनस के 7y प्लस के 42 इज इक्वल टू 0, ये क्लियर है आपको। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 वर्ष बाद आफताब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद मैं अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। ठीक है, यानी कि बाद की बात कर रहा है, तो इस बार हम जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, पुनः हम प्रश्नानुसार कर रहे हैं, तो 3 साल बाद की बात कर रहा है तो x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। 3 साल बाद दोनों की आयु में 3 जुड़ जाएगा, ये आफताब की आयु है, 3 साल बाद ये पुत्री की आयु है। कितने गुना रह जाएगा यहाँ पे, 3 गुना, तो 3 की हमने गुना कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई, इसे हल कर लेते हैं, ये बन जाएगा यहाँ पे x प्लस के 3 इज इक्वल टू 3y प्लस के 9। ठीक है, और सॉल्यूशन आ जाएगा x माइनस के 3y और माइनस के, जब 9 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। तो आई थिंक बच्चों ये वाली बात भी आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी, यानी कि जो हमने दूसरी इक्वेशन बनाई है ये भी आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे, x माइनस के 3y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाई है ये तो हमारा हो गया बीजगणितीय निरूपण, यानी कि जब हम बीजगणितीय निरूपण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यानी कि जो एल्जेब्रिक हमें रिप्रेजेंटेशन करना है वो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गए। लेकिन यदि हम इसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे
तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे हटा देते हैं, दोनों इक्वेशन हम लिख लेते हैं अलग से, फिर इनका हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे हम सब हटा देते हैं यहाँ पे, केवल दोनों इक्वेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आ रही है और दूसरी इक्वेशन क्या बन के आ रही है। पहली इक्वेशन बन के आ रही है हमारे पास x माइनस 7y प्लस के 42 इज इक्वल टू 0, ये तो इक्वेशन 1 बन के आ रही है। और दूसरी बन के आ रही है हमारे पास x माइनस के 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये बन रही है इक्वेशन 2। तो इन दोनों को यदि हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, अब यही हमारी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेरी है, यानी कि हमारी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। आप सभी को आता है, यहाँ पे ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमने यहाँ पे वाई अक्ष ले लिया। तो आई थिंक दिख पा रहा होगा आपको, एक्स और वाई दोनों अक्ष, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा मूल बिंदु है, यानी कि जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं। अब यदि हम पहली समीकरण की यहाँ से बात करें तो पहली समीकरण के लिए छोटी सी हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो हम बनाते हैं ये ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, यहाँ पे केवल मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, हमने यहाँ पे इसमें पॉइंट्स ले लिए, ये हमारा x है, ये हमें y है। सबसे पहले हम x को 0 रखते हैं। यदि हम x को यहाँ पे 0 रख दें तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी वैल्यू निकलेगी, दिस इम्प्लाइज माइनस 7y माइनस के 42, इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं आप यहाँ पे। इसी तरीके से हम y को 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस के 42, ये समझ पा रहे होगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है x इज इक्वल टू 0 जो होता है वो y एक्स पे होता है, y इज इक्वल टू 6 हमें जाना है। तो 6 को हम कैसे करें, यहाँ पे 5 मान लें, यहाँ पे 10 मान लें, यहाँ पे 15, एक स्केल मान लिया हमने यहाँ पे। और x हमें माइनस 42 तक जाना है तो इस पर थोड़ा सा लार्ज मानना पड़ेगा, यानी कि ये 10, 20, 30, 40 और 50। इसी तरीके से -10, -20, -30, -40 और -50। तो आई थिंक बच्चों ये आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे जो हम पॉइंट ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, तो 6 हमारा जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे आएगा, ये हमने ले लिया। इसी तरीके से y इज इक्वल टू 0 पर x माइनस के 42 कहीं यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइनों को ऐसे, इन दोनों पॉइंटों को ऐसे मिला देते हैं। तो ये जो हमारे पास बन के आया, ये बन के आई हमारे पास इक्वेशन 1, ये बात समझ पा रहे हो। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आपको पूरा करके बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसी टेबल बना लीजिए। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x और y सिमिलरली, ठीक है ना। x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -2, ठीक है, और y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो देखो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2 कहाँ पे आएगा, ये यदि हम -5 लें तो -2 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 6, 6 हमारा कहाँ पे आएगा, 6 हमारा कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हमारी जो लाइन जाने वाली है कुछ इस तरीके से जाने वाली है, कट करेगी यहाँ पे आगे जाके, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास सेकेंड लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने दोनों लाइन ड्रॉ की हैं, ये लाइन जहाँ पर भी कट करती है वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों लाइनों की टेबल बना के यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एग्जाम में आपको क्या करना होता है, ग्राफ पेपर गिवन होता है तो वहाँ पे आप स्केल की हेल्प से बिल्कुल प्रॉपर सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने हाथ से बनाया, थोड़ा सा इसलिए जिगजैग लाइन हो रही है। ग्राफ पेपर पे आप स्केल से बनाएंगे तो आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है तो उसका हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि एल्जेब्रिक फॉर्मिंग, कहने का मतलब जो बीजगणितीय निरूपण है वो हम कैसे करेंगे और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफ से हम कैसे बना के दिखा सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ गई होगी। चलिए जल्दी से अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तो उसमें केवल जो एल्जेब्रिक है यानी कि जो बीजगणितीय निरूपण है वो हम आपको बताएंगे केवल, बाकी जो ग्राफ है आप उसका इसी तरीके से बना सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने
3,900 में 3 बल्ले व 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय व ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले माना एक बल्ले की कीमत, एक्सरसाइज चल रही है हमारी 3.1 और क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बल्ले और गेंद की बात हो रही है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपये और एक बॉल की कीमत हम ले लेते हैं यहाँ पे y रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कितने बल्ले का है और कितने बॉल का है, 3 बल्ले का है और 6 गेंदे। जब एक बल्ले की कीमत x रुपये है तो 3 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 की गुना हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x और गेंदे 6 का है, एक गेंद की कीमत y रुपये है तो 6 की कितनी हो जाएगी 6y और टोटल कितने में खरीदी 3900 रुपये में। ये बात समझ पा रहे हो, 3 से काट सकते हैं इसे, x + 3 दूनी 6 13 3 39, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ऐसी दूसरी देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, उसने हमें उसी प्रकार दिया है यहाँ पे एक बल्ला और 3 गेंदे। एक बल्ला यानी कि x और 3 गेंदे यानी कि 3y, वो कितने में खरीदी यहाँ पे 1300 रुपये में। ये बन गई समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण 1 और 2 ये तो बन गया हमारा बीजगणितीय निरूपण यानी कि एल्जेब्रिक फॉर्मेशन, ठीक है। अब इनका ग्राफ बनाना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, आप इनका ग्राफ यहाँ पे बना सकते हैं और वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे। इसी तरीके से हम इसका तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आइए जल्दी से देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना दे रखा है 160 रुपये, और 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। तो इसका बीजगणितीय और ग्राफिकल हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं हमारे पास, सेब है और अंगूर है, ठीक है। एक किलोग्राम यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 kg सेब की कीमत x रुपये और 1 kg अंगूर की कीमत हमने y रुपये मान ली, ठीक है। 1 किलो सेब कितने का है, x रुपये का है, और 1 किलो अंगूर कितने का है, y रुपये का है। तो सबसे पहले उसमें सेब कितना का है, 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर। 2 किलो सेब यानी कि 2x, 1 किलो अंगूर यानी कि y कितने का कहा है 160 रुपये का, ठीक है, 160 ही का है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, ये कितने का कहा है 300 रुपये का। ये भी बात समझ में आ रही है यहाँ पे आपको, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हमारे पास थी समीकरण नंबर 1, इसमें हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये आ गया यहाँ पे 185, समीकरण नंबर 2 बन गई। तो ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 हैं, ये तो है हमारा बीजगणितीय निरूपण। हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया है। आप यहाँ पे x और y एक्स खींच करके यहाँ पे उसका ग्राफ बना सकते हैं और वो आपका यहाँ पे यानी कि जो ग्राफिकल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो आपका आ जाएगा, यानी कि ग्राफ का आपका प्रदर्शित यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन थे केवल 3.1 एक्सरसाइज में। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ रहे होंगे यहाँ पे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों, टेक केयर एंड बाय।